बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही वक्त बाकी है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सबकी रणनीति लगभग तय हो चुकी है। वोटर लिस्ट कहें या फिर वो कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो भी अब लगभग उस पर काम चल रहा है। लेकिन बिहार क्या अब बदलाव चाहता है और नेता भी इस बात को समझ चुके हैं कि बिहार अब वाकई में बदलाव चाहता है, क्योंकि बिहार की राजनीति में सुगबुगाहट ऐसी है कि नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार का जो है राजनीतिक एंट्री इस चुनाव में करवा सकते, क्योंकि अभी एक दिन पहले उनका जन्मदिन था। हालांकि इससे पहले कभी इस तरीके की तस्वीर सामने नहीं आई, लेकिन अब जो तस्वीर सामने आई उसमें निशांत कुमार को पिता के पैर छूते हुए देखा गया, पिता उन्हें आशीर्वाद देते हुए दिखाई दिए। हालांकि इस तरीके की तस्वीरें पहले कभी नहीं मीडिया में आई थी, लेकिन अब इन तस्वीरों का क्या मतलब है? क्या वाकई में निशांत की राजनीति में एंट्री होने जा रही है, पदार्पण होने वाला है? और अगर ऐसा होता है तो बिहार की राजनीति में क्या बदलेगा? उसी चीज को जानने के मेरे साथ मौजूद हैं मृत्युंजय शर्मा जी, बीजेपी के नेता हैं, ऑथर भी हैं, लेखक भी हैं, बिहार को बहुत अच्छे से जानते हैं, किताब में पिरोया है बिहार को इन्होंने। क्या बदलाव चाहता है सर बिहार? अभिषेक जी, बिहार बदलाव तो बहुत सारे चाहता है, क्योंकि एक प्रकार से 2005 का जो आप इन्फ्लेक्शन पॉइंट देखेंगे तो 2005 में जो स्थिति थी और उसके बाद जो परिवर्तन आए एक प्रकार से बिहार में, वो बहुत मेजर परिवर्तन थे। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सड़क हो, बिजली हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हो, चाहे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के मामले में हो, पॉलिसीज के मामले में हो, जैसे महिलाओं के लिए पंचायत में आरक्षण का मामला हो, स्कूल जाती बच्चियों के लिए साइकिल का मामला हो, ओबीसी का बाइफर्केशन ओबीसी ईबीसी में, तो बहुत सारे बदलाव आए। लेकिन अब उस बदलाव को भी थोड़ा समय हो गया है और क्या होता है, धीरे धीरे जो मतदाता होते हैं वो एम्बिशियस होते जाते हैं। एक बार जो चीजें उन्हें मिल चुकी होती है वो उससे आगे का कुछ चाहते हैं, और मुझे लगता है बिहार उसी इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है जहां पे वो अब कहती है कि मुझे सड़क मिल चुका है, मुझे बिजली मिल चुकी है, पानी मिल चुका है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आता है, बट वो हालत नहीं है जो 90 वाली हालत है। और जो एक सोशल रिप्रेजेंटेशन की भी, इंक्लूजन की भी बात करते हैं, वो भी करीब करीब ज्यादातर जो जातियां हैं उनको किसी न किसी प्रकार से अब मिल रहा है। वो एक्सक्लूजन नहीं है जो आज से 30 से 40 साल पहले हुआ करता था। तो अब फिर बात होने लगी है अब रोजगार की, अब बात होने लगी है पलायन की, अब बात होने लगी है इंडस्ट्रीज की। तो जो नया खास करके युवा वर्ग है, और बिहार देश का सबसे यंगेस्ट स्टेट है अभिषेक जी, यंगेस्ट 25 वर्ष से जो कम आयु के लोग हैं वो मेजॉरिटी में है बिहार में इनफैक्ट। तो उसके कारण जो उनके एस्पिरेशंस वो बहुत अलग होते हैं पिछली पीढ़ी से, और इस कारण मुझे लगता है कि फिर से बिहार एक वैसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है जहां उसकी जो मांगे हैं वो नई पीढ़ी की एक प्रकार से आप समझ लीजिए मांगे हैं, नई पीढ़ी की मांग कर रहे हैं। तो इस नई पीढ़ी की अगर बात करें तो निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री, अब पदार्पण हम देखने वाले हैं इस चुनाव में? देखिए, अभी तक इस पे कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं है अभिषेक जी, लेकिन जो मेरी समझ है वो ये है कि बहुत ज्यादा ऑप्शन है नहीं जेडीयू के पास। ये अब बात इसकी नहीं रह गई है कि आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बात अब इसकी हो गई है कि क्या निशांत को लाए बिना जदयू खुद को बचा पाएगी। क्योंकि भारत का आप जो राजनीतिक इतिहास देखेंगे बहुत रीसेंट, तो जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो तभी सरवाइव कर पाई हैं जब उन्होंने अपनी पार्टी का जो कमान है वो अपने अगली पीढ़ी को पास किया हो। चाहे आप राजद को देख लीजिए, चाहे समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, चाहे साउथ में आप डीएमके को देख लीजिए, जितनी पार्टियां हैं, चाहे आप महाराष्ट्र में देख लीजिए ठाकरे की पार्टी को, और जहां जहां जो पार्टियां हैं उन्होंने बहुत क्लियरली अगली पीढ़ी को कमान नहीं थमाया है, जैसे बसपा को देख लीजिए, जैसे बीजू जनता दल को देख लीजिए, वहां दिक्कतें आई हैं। तो एज अ वोटर ये ज्यादा हमारा रिफ्लेक्शन है रादर देन पार्टी, और इसलिए अगर जदयू को खुद को बचाना है एक पार्टी के तौर पर, जो अपना वोट बैंक है करीब करीब 20% जो इंटैक्ट रहता है हर बार, उसको इंटैक्ट रखना है, तो मेरे ख्याल से बहुत ऑप्शन है नहीं जदयू के पास, इसके बजाय कि निशांत को पार्टी में लाया जाए और एक प्रकार से घोषणा कर दी जाए कि अगली पीढ़ी अब यही संभालेंगे जदयू। मैं इस सवाल पर दोबारा आऊंगा सर, लेकिन उससे पहले अगर जदयू का अस्तित्व खत्म होता है, अगर निशांत कुमार, एक बिल्कुल हाइपोथेटिकल सवाल है, अगर निशांत की राजनीतिक एंट्री नहीं करवाते नीतीश कुमार और जदयू के अस्तित्व पर बात आती है, तो उसका वोटर छिटकेगा कहां? वो तो जाहिर सी बात आप ही के साथ आएगा, क्योंकि नेचुरल अलायंस आपके साथ रहा है। तो अभिषेक जी, अगर देखिए कि जदयू का जो वोटर बेस है वो बहुत कास्ट स्पेसिफिक नहीं है, जैसे आरजेडी का हम देखते हैं कि मुस्लिम्स और यादव्स उसके वोट बैंक है। जदयू का अगर वोटर बेस आप डिफाइन करने की भी कोशिश करेंगे तो ईबीसी को एक ब्लॉक लेंगे जिसमें ऑलमोस्ट करीब 100 से ऊपर कास्ट है। जदयू का अगर वोटर बेस लेंगे तो महिलाएं बहुत कही जाती है, जो अगेन अक्रॉस कास्ट लाइंस है। तो इस प्रकार से ये वोटर बेस किधर छिटकेगा कितना,
उसमें थोड़ा बहुत आप गेस कर सकते हैं कि मेजॉरिटी हो सकता है बीजेपी की तरफ आए, लेकिन पूरा पूरा किसी एक तरफ जाएगा इस पे मुझे डाउट है। ठीक है। निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री अगर होती है तो क्या उत्तराधिकारी पूरी तरीके से बना देंगे? एनडीए को गठबंधन, एनडीए को अगर मिलता है, बहुमत मिलता है, तब मुख्यमंत्री क्या निशांत कुमार होंगे, या फिर स्टेप बाय स्टेप मंत्री बनाएंगे, कोई जिम्मेदारी देंगे उस तरीके से? क्योंकि राजनीतिक परिवार से जरूर है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, और स्वीकार्यता क्या हो पाएगी निशांत कुमार की पार्टी में? अच्छा सवाल है अभिषेक जी। मुझे लगता है, जो मेरी समझ है वो ये है कि निशांत अगर आते भी हैं तो उनको थोड़ा सा ग्रेजुअल लाया जाएगा। मुझे लगता है कि पहले पार्टी में लाया जाएगा, कोई जिम्मेदारी दी जाएगी। चुनावों में अगर उनको लड़वाया भी जाता है तो हो सकता है एक सीट से लड़वा दिया जाए, स्टार प्रचारक बना दिया जाए, मगर किसी भी हाल में उनको सीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर या पार्टी के सर्वे सर्वा के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा, जो मेरी समझ है। और ये ट्रांजिशन धीरे धीरे होगा। अगर वो विधायक बन के जीत के भी आते भी हैं तो मंत्री बनते हैं या नहीं, इस पर संशय होगा। मेरे ख्याल से जब तक नीतीश जी इसको चला रहे होंगे, एक प्रकार से इंटर्न के तौर पर निशांत रहेंगे, सीखने का प्रयास करते रहेंगे। और जब लगेगा कि अब उस प्रकार की स्वीकार्यता हो गई है आम जनमानस में कि उनको एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेट से पार्टी का कुछ बनाया जा सकता है या राज्य में कोई एक मंत्री पद दिया जा सकता है, तो उनको दिया जाएगा। लेकिन ये पूरा ट्रांजिशन मेरे हिसाब से बहुत ग्रेजुअल होने वाला है। बिहार की जनता को अगर तेजस्वी यादव और निशांत कुमार में से किसी को चुनना हो, आपकी समझ क्या कहती है? अभिषेक जी देखिए, दो फैक्टर्स है। एक तो निशांत अभी तक बहुत ज्यादा एक्सपोज नहीं हुए हैं पब्लिकली, तो जब वो आएंगे, उनके भाषण होंगे, उनके बात विचार होंगे, मिलना जुलना होगा, तब एक प्रकार से वो परसेप्शन बनना शुरू होगा और एक उनकी जो पर्सनालिटी डिफाइन होनी शुरू होगी कि निशांत किस चीज के लिए स्टैंड करते हैं, किस प्रकार के नेता है, वो अभी तक डिफाइन नहीं हुआ आम जनमानस में। नहीं, आपने जैसा कहा कि नीतीश कुमार का वोट इंटैक्ट है 20%, तो अगर वो इंटैक्ट है तो वो तो निशांत कुमार के पास आना चाहिए। ज्यादातर आना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि एक तरह से जनरली भी जो उनका इंप्रेशन है वो एक पढ़े लिखे इंजीनियर है, इनफैक्ट बेटी मिश्रा से पढ़े हुए हैं और सुलझे हुए व्यक्ति के तौर पर है। उनके अभी तक जो भी प्रेस में स्टेटमेंट्स आए हैं, कम ही आए हैं, लेकिन जो भी है बड़े सुलझे हुए आए हैं और भाषा भी बहुत संयमित आई है। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि एक जनरल परसेप्शन उनका अच्छा है, कुछ भी अगेंस्ट नहीं है, और वो एक मदद करेगी जेडीयू को कि वो वोट बैंक को इंटैक्ट रखे। जो भी ऑलरेडी उनके प्रशंसक हैं जदयू के या नीतीश कुमार के, वो बहुत ज्यादा छटकेंगे नहीं निशांत के आने से, जो मेरी समझ है। आपने अपने शुरुआती जवाब में कहा था कि 2005 के बाद जनता ने को जिस तरीके से बिजली मिली, पानी मिली, सड़कें मिली, अब जनता उससे ज्यादा चाहती है, रोजगार चाहती है, पलायन ना हो वो चाहती है। इन्हीं मुद्दों पर तो प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रशांत को बिल्कुल लड़ रहे हैं अभिषेक जी, और ये मुद्दे वो बिल्कुल सही उठा रहे हैं। अब दिक्कत ये बस है कि जमीन पर लोग उनकी बातों से कितना कनेक्ट कर पाते हैं। क्योंकि देखिए, राजनीति में कभी भी जो व्यक्ति होता है वो लॉजिक से ज्यादा इमोशंस पे वोट करता है। मुझे एज अ नेता वो कैसे लगता है, मैं इस पे वोट दे दूंगा। शायद मैं सोचने भी नहीं जाऊंगा कि वो कितने पढ़े लिखे हैं या उनकी बातों में कितना लॉजिक था या नहीं था। मुझे लगता है वो वाला समय अभी तक बहुत कम मिला है प्रशांत किशोर और जन सुराज को। उन्होंने जो मूवमेंट शुरू किया उसको बहुत तेजी से बहुत बड़ा करने के चक्कर में उन्होंने बहुत रिसोर्सेज यूज किए, बहुत सारे अपने तरीके यूज किए कैंपेनिंग के। तो ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि इतने शॉर्ट पीरियड में जो उन्होंने इतना बड़ा स्केल अप किया अपने मूवमेंट को, क्या उस स्केल अप करने के चक्कर में लोगों से एक्चुअली कनेक्ट कर पाए हैं, या फिर सिर्फ जो ये नैरेटिव बन के आ रहा है ये ज्यादा सोशल मीडिया पे बन के आ रहा है और वोट में ट्रांसलेट होगा कि नहीं, उस पर डाउट है। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है ना सर, वोटर साइलेंट हो और प्रशांत किशोर के बारे में सोच रहा हो, क्योंकि रणनीतिकार तो हैं, वो तो मान सकते हैं आप। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का भी वो दावा करते हैं, उन्होंने मदद की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी रहे, बंगाल में भी रहे ममता दीदी के साथ, तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन के साथ भी रहे, तो रणनीति बनाने का तजुर्बा है। और बिहार में तो जन्मभूमि है, तो वहां आप लोगों को कितना खतरा महसूस हो रहा है प्रशांत किशोर के साथ? किससे? मतलब देखिए, एक रणनीतिकार और राजनेता में बहुत फर्क होता है, क्योंकि जब आप पॉलिटिक्स में उतरते हैं तो एक फेस के तौर पर उतरते हैं, आप खुद के लिए वोट मांगते हैं। तो जदयू नीतीश जी के चेहरे पे वोट मांगती है, अगर राजद भी है तो तेजस्वी या लालू जी के चेहरे पे वोट मांगती है। तो प्रशांत किशोर का इन लोगों के चेहरे पे वोट मांगने के लिए काम करना एक रणनीति के तहत वो ठीक हो सकता है, लेकिन आप प्रशांत किशोर को अपने चेहरे पे वोट मांगना है, ये समझिए। तो किसी को अपने चेहरे पे वोट मांगने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्रेडिबिलिटी बनानी पड़ती है ग्राउंड में, कि मैं इतने वर्षों से आप लोगों के बीच रहा हूं, आप लोगों ने मेरा इतिहास देखा हुआ है, आप लोग मुझे इस कारण से भरोसा कीजिए, या ये मेरे प्रोग्राम्स है, या इस तरह से मैंने खुद को प्रूव किया है। मैं फिर से वही कह रहा हूं,
तो ये जो प्रूव करने वाला टाइम था, ये कनेक्ट करने वाला टाइम, ये बहुत छोटा रहा है प्रशांत किशोर के लिए। और अभी तक जो भी वो कह रहे हैं, वो भविष्य के लिए कह रहे हैं कि मैं भविष्य में आऊंगा तो ये करूंगा, मैं भविष्य में आऊंगा तो वो करूंगा। और इसलिए मुझे थोड़ा सा शक है। मैं अभी भी नकार नहीं रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं वोट्स क्या मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति में ये टाइम पीरियड बहुत छोटा है लोगों से कनेक्ट करने के लिए और अपना एक बहुत बड़ा जनाधार बनाने के लिए। सर, केजरीवाल ने करके दिखाया है, बहुत थोड़े से वक्त में सरकार बनाई है दिल्ली में 2 बार। बहुत अच्छा सवाल है अभिषेक जी आपका, लेकिन मैं दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूं क्या है। केजरीवाल के समय आप सबसे पहले देखिए उस जो पार्टी का जन्म हुआ कितने बड़े जन आंदोलन से हुआ। पूरे देश में एक तरह से उबाल था कांग्रेस की सरकार के प्रति, और उसके आउटकम के तौर पर उस पार्टी का जन्म हुआ, और इसलिए उसे पहले से एक बहुत बड़ा जनाधार मिला हुआ था, जो बिहार में एक केस नहीं है। और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो मैं मानता हूं, दिल्ली में जो वोटर है वो बहुत कॉस्मोपॉलिटन वोटर है। दिल्ली में जात के हिसाब, जातीयता पे फिर भी थोड़ी बहुत वोटिंग होती होगी, लेकिन एकदम कास्ट लाइंस पे वोटिंग नहीं होती है। आप जब बिहार में जाते हैं तो जो वोटर्स हैं उनके जो वोट से वो बहुत हद तक बंधे होते हैं करीब करीब। चाहे आप, हो सकता है किसी किसी एक जाति के वोट्स में 5% 10% काट ले, लेकिन करीब करीब तय होता है कि उस जाति का 70% वोट किधर जाने वाला है। उसमें कोई चेंज नहीं आता है, वर्षों वर्ष और दशकों में चेंज नहीं आता है। और इसलिए उस वोटर से दिल्ली के वोटर की तरह बिहेव करना और उम्मीद करना कि वो अचानक से अपना पूरा वोट शिफ्ट कर देगा किसी एक नई पार्टी पे, उसमें मुझे थोड़ा डाउट है अभिषेक जी। बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए, इतना बारीकी से हमारे साथ चर्चा करने के लिए। बाकी जो आपने बताया कि जदयू फिलहाल अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, अगर निशांत कुमार राजनीति में एंट्री नहीं करते हैं तो जदयू के नेताओं के पास बड़ा सवाल होगा। और ये चर्चाएं अब कोई नई नहीं है, इससे पहले भी कई बार ये चर्चाएं हुई हैं कि नीतीश कुमार के बाद जदयू को आखिर संभालेगा कौन। तो शायद वो चेहरा अब सामने आता दिख रहा है, इसीलिए शायद अब निशांत कुमार की प्रेजेंटेशन लगातार करवाई जा रही है, मीडिया में लगातार उनकी तस्वीरें अब आने लगी हैं। सर, एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी दर्शकों, आपको क्या लगता है, क्या निशांत कुमार को राजनीति में एंट्री करनी चाहिए, जदयू के जो अस्तित्व जदयू का उसे बचाना चाहिए, या फिर जिस तरीके से चल रहा है चलता रहना चाहिए? बाकी चुनाव है, अभी बहुत सारी अपडेट आना बाकी है। आपकी क्या राय है इस विषय पर, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।